नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई। बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने अपने ही लोगों पर गोलियां दागी हैं, और इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपने देश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की कब्र को दंगाइयों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन तस्वीरों को देखने के बाद सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि आखिर बांग्लादेश में कब तक चलेगा जंगल राज? आखिर क्यों बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की कब्र पर हमला हो रहा है? क्या बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता का अंतिम संस्कार हो चुका है, या फिर बांग्लादेश में एक शहर में शुरू हुआ गृह युद्ध क्या पूरे देश में फैलने वाला है? लेकिन इतना तो तय है कि बांग्लादेश में अब चला गया है गणतंत्र और आ गया है गणतंत्र। तो बांग्लादेश में जंगल राज आया कैसे, और ये कब तक चलेगा, यही सब जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के गढ़ कहे जाने वाले गोपालगंज में कल जबरदस्त हिंसा हुई। इस हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई लोगों की मौत भी हो गई। दरअसल कल बांग्लादेश में छात्रों की पार्टी एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली का मकसद शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को चुनौती देने का था। आपको बता दें कि गोपालगंज में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हैं, उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का गृहनगर है गोपालगंज। यहाँ शेख मुजीब के पुश्तैनी घर में उनकी कब्र भी मौजूद है। इसलिए ये जगह शेख मुजीब के समर्थकों के लिए किसी पवित्र स्थान की तरह है। खबरों के मुताबिक एनसीपी के कार्यकर्ता इस रैली के बहाने शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक और कब्र को तबाह करने का प्लान बना रहे थे। इससे पहले भी शेख मुजीब से जुड़ी कई निशानियों को बांग्लादेश में मिटाया जा चुका है, लेकिन इस बार शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ता एनसीपी के छात्रों से भिड़ गए। इस झड़प के दौरान बांग्लादेशी सुरक्षा बलों की एंट्री हो गई और उन्होंने भयंकर गोलीबारी की, जिसमें कुछ लोगों के मरने की खबर है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं इंटरनेशनल क्राइम्स रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था ने मरने वालों की संख्या 21 बताई। अपने इस दावे को साबित करने के लिए संस्था ने कई वीडियो भी जारी किए हैं। इस संस्था ने इस घटना की शिकायत यूनाइटेड नेशंस में की है। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, और हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सीधे सीधे भीड़ को निशाना बनाकर बांग्लादेश के सुरक्षा बल गोलियां चला रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तस्वीर में किस तरह से बांग्लादेश के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने अपने ही लोगों पर हवा में फायरिंग नहीं बल्कि सीधे उन पर निशाना बनाकर गोलियां चलाई। तो पूरे गृह युद्ध जैसे हालात इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गोपालगंज, जो कि एक बड़ा शहर है बांग्लादेश का, वहां पर किस तरह से हिंसा का तांडव है, कैसे गृह युद्ध के हालात हैं, कैसे सेना गोली चला रही है, और गणतंत्र की जगह कैसे गणतंत्र आ गया है, और बांग्लादेश में किस तरह से फैल चुका है जंगल राज। और इसके बीच सारे विपक्षी दल, चाहे सरकार, एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस द्वारा इस हिंसा के लिए आवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं आवामी लीग ने यूनुस सरकार और एनसीपी पर हिंसा का आरोप लगाया है, जबकि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी मोहम्मद यूनुस पर दंगे कराने का गंभीर आरोप लगा रही है। बीएनपी का कहना है कि कहीं ये हमला चुनाव टालने की नई साजिश तो नहीं है। कुल मिलाकर ये सारी तस्वीरें इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त जंगल राज चल रहा है। तो बांग्लादेश का गोपालगंज बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का गृह जिला है, और इसे शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का एक मजबूत किला माना जाता है। और इस मुजीब के इसी गढ़ में एनसीपी ने रैली निकाली, जिससे माहौल बिगड़ गया। पहले एनसीपी और आवामी लीग के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, और इसके बाद इस झड़प में सुरक्षा बलों की एंट्री हो गई। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने भेदभाव करते हुए अपना पूरा गुस्सा
शेख हसीना के समर्थकों पर निकाला जो शेख मुजीबुर रहमान की कब्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस हिंसा के कई वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वीडियो की हो रही है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक को सुरक्षा बल घेर रहे हैं। घेरने के बाद उसको चारों तरफ से जब सुरक्षा बल उसको काबू में ले लेते हैं, उसे जमीन पर नीचे गिराकर उसे सड़क पर जिस पर पत्थर बिखरे हुए हैं उस पर पूरी बेरहमी से, बेदर्दी से खींचकर ले जाते हैं। और आपको बता दें कि युवक अभी जिंदा है, और सोचिए जिंदा व्यक्ति को किस तरह से सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उसे डंडों से पीटा जा रहा है, और वो अकेला है और उसे घेर कर खड़े हुए कम से कम 6 से 7 सुरक्षाकर्मी जो लगातार उसे किसी जानवरों की तरह पीट रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है यूनुस के बांग्लादेश में, गोपालगंज की सड़कों पर। ये वही गोपालगंज है जहां शेख मुजीबुर रहमान का जो गृहनगर है, उनकी कर्मभूमि रही थी। अब इसी गोपालगंज में उनके निशान मिटाने के लिए ये देखिए किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आवाम को जो है वो बूटों के तले रौंदा जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके बाद इस युवक के मुंह पर एक सुरक्षा कर्मी अपने बूट रखने की कोशिश करता है, फिर उसे लाठियों से बुरी तरह से पीटा जाता है। युवक निसहाय है, घायल है, उसके बाद भी उसे घेर कर पीटा जाता है। उसे जानवरों की तरह उठाकर ये देखिए किस तरह से घसीटा जा रहा है, किस तरह से घसीटा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में इंसान की जान की अब क्या कीमत बची। और इस युवक का गुनाह सिर्फ इतना है कि इसने अपने राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की कब्र को बचाने की कोशिश की है। तो कुछ लोग इस युवक को बचाने के लिए आगे भी आते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें उन पर निशाना साधने की तरह उनको बंदूक तानती है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। और फिर देखिए किस तरह से जैसे जानवरों की लाशों को उठाया जाता है, ऐसे एक जिंदा व्यक्ति को बांग्लादेश की सड़कों पर उठाकर सुरक्षाकर्मी ले जा रहे हैं, और युवक तक कोई मदद नहीं पहुंची। और अब इस युवक की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। बांग्लादेश से निष्कासित जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस युवक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, और इस घटना की तुलना उन्होंने 1971 में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किए गए अत्याचार से की है। तो बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख हसीना की पार्टी पर सुरक्षा बलों का जबरदस्त कहर टूटा है। इन कार्यकर्ताओं का अपराध सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपने महान नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की कब्र को एनसीपी के गुंडों से बचाने की कोशिश की। अब इन तस्वीरों में देखिए जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुलिस इन लोगों पर, अपने ही लोगों पर, अपनी ही आवाम पर फायरिंग कर रही है। ये देख सकते हैं पुलिस की बंदूकों के निशानों का हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आप इस पुलिस वाले को, इस सुरक्षाकर्मी को ध्यान से देखिए। इसने अपनी बंदूक को लोड किया और इसका निशाना हवा की तरफ नहीं बल्कि सीधे आम जनता की तरफ है। यानी सीधे निशाना जो है वो जनता की छाती थी, ना कि आसमान में हवाई फायरिंग करके जनता को भगाया जाता, बल्कि सुरक्षा बल सीधे सीधे जनता पर, प्रदर्शन कर रही जनता पर बंदूक तानकर निशाना लगा रहे थे और उन पर गोलियां बरसा रहे थे। अब अगली तस्वीर अब हम आपको इसके बाद दिखाएंगे, और वो तस्वीर भी बहुत अनोखी कहानी कहती है कि देखिए किस तरह से बांग्लादेश में लोगों को जो गोलियां मारी गई हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसे लोग घायल हो गए हैं, किसी के पैर में गोली लगी है, किसी के हाथ में गोली लगी है, और ये घायल लोगों को किस तरह से लोग अपने हाथों में उठाकर ले जा रहे हैं। ना कोई स्ट्रेचर है, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है। इन लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए सिर्फ साइकिल रिक्शे हैं जिनकी मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। देख सकते हैं इस बुजुर्ग को, ये वो बुजुर्ग है जिसकी जांघ पर, जिसके पैर पर गोली लगी है, और इसके ठीक पीछे एक व्यक्ति है जो जिसके पैर पर गोली लगी है, बुरी तरह से घायल है। और आप देख सकते हैं रिक्शे भी, साइकिल रिक्शों पर सोचिए इन घायलों को बिठाया जा रहा है और इन्हें बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। इनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा है। ये दर्द है जो दर्द इन्हें इन्हीं की सेना, इन्हीं के सुरक्षा बलों ने गोलियों की शक्ल में इन बांग्लादेश के निवासियों को दिया है। तो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने जबरदस्त फायरिंग की, जैसा हमने तस्वीरों में दिखाया। उसने भीड़ को निशाना लगा लगाकर गोली मारी है। अब आप इस वीडियो को देखिए जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं कि कैसे सुरक्षा बल गोलियां दाग रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो
सिर्फ 15 सेकंड का है, लेकिन बहुत बड़ी कहानी कहता है। देखिए इस सुरक्षा कर्मी को, ये पहले गोली दागता है और पलटकर अपने साथियों से हैंड ग्रेनेड देने की मांग करता है, हैंड ग्रेनेड देने की बात करता है। भीड़ पर निशाना लगाया जाता है, गोलियां चला दी गई और निशाना लगाने के बाद सुरक्षाकर्मी गुस्से में हैंड ग्रेनेड अपने साथी से मांगता है। यानी सोचिए, ये सुरक्षाकर्मी हैंड ग्रेनेड से भी हमला करना चाहते थे। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। এই কারণে ঠিক বলতে পারছি না যে কোন নেতৃবৃন্দ কে কোথায় আছেন। আমরা একেবারে যে এই কারণে ঠিক বলতে পারছি না যে কোন নেতৃবৃন্দ কে কোথায় আছেন। আমরা একেবারে যে अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो बहुत दर्दनाक है। बांग्लादेश के गोपालगंज से आया ये वीडियो आपको विचलित भी कर सकता है, लेकिन इसे दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये पूरा सच पता चले कि बांग्लादेश में हालात कितने खराब हो चुके हैं। ये देखिए, सुरक्षा बलों की गोलियों से घायल ये युवक मरणासन अवस्था में है। इसे इलाज की जरूरत है, जिसके लिए एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन इसकी बदकिस्मती देखिए कि इसे सिर्फ एक साइकिल रिक्शा नसीब हुआ है। ये बेसुध हो चुका है। परिवार के लोग और इसके साथी जब ये देखते हैं कि कोई वाहन या एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो ये लोग इसे रिक्शे पर लादकर अस्पताल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन तब भी अड़चनें कम नहीं होती। पूरे गोपालगंज शहर में आग लगी हुई है, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात हैं, सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं और सड़कों पर टायर जलाकर फेंक दिए गए हैं। और इन सब के बीच, इन सारी बाधाओं को चीरता हुआ ये रिक्शा अस्पताल की तरफ जा रहा है। लड़के की सांसें उखड़ रही हैं, रिक्शा तेजी से भाग रहा है। तो हालात कितने बिगड़ चुके हैं इस वक्त बांग्लादेश के, और ये तस्वीर इसकी सबसे बड़ी गवाही है। देखिए मीडिया कर्मी किस तरह से तस्वीरें ले रहे हैं इस रिक्शे वाले की, और रिक्शे वाला इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसके रिक्शे में जो सवार है उसकी सांसें उखड़ रही हैं और उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। वो रिक्शे में इस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना चाहता है और मीडिया कर्मियों की भीड़ उसके पीछे। और देखिए किस तरह की सड़कों का हाल है, यहाँ पर देखिए किस तरह से पत्थर बिखरे पड़े हैं, और आगे जाके आप देखेंगे कि यहाँ पर सड़कों पर आग भी लगी हुई है। और इन्हीं सब बाधाओं को पार करके इस घायल व्यक्ति को एक साइकिल रिक्शे पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जाए। तो बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने गोपालगंज में भीड़ पर किस तरह से गोलियां बरसाई हैं, इसका एक और नमूना देखते हैं। ये देखिए किस तरह से बांग्लादेशी सुरक्षा बल सीधे भीड़ पर निशाना लगाकर गोलियां दाग रहे हैं। और ये आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं ये बांग्लादेश की सुरक्षा बलों की, तो हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई हैं, और ये बांग्लादेश की सेना है। और बांग्लादेश के जो सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक विदेशी चैनल अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सेना कभी भी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश की सेना अपने सेना अध्यक्ष का किया गया वादा भूल चुकी हैं और इस वक्त सीधे निशाना लगाकर, सीधे जनता पर निशाना लगाकर ये गोलियां दाग रही हैं। একে একে কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা কিন্তু তারা করে যাচ্ছেন। तो गोपालगंज में इतनी भयानक हिंसा की असली वजह क्या थी? बंगबंधु मुजीबुर रहमान गोपालगंज के ही रहने वाले थे। गोपालगंज में ही उनका पुश्तैनी घर है और इसी जगह पर उनकी कब्र बनी हुई है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाली छात्रों की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ता मुजीब की इसी स्मारक, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्मारक को नष्ट करने के लिए गोपालगंज में जमा हुए थे। वो मुजीब की इस निशानी को, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे मिटाना चाहते थे। क्योंकि गोपालगंज जो है वो आवामी लीग का गढ़ माना जाता है, इसलिए आवामी लीग के समर्थक बड़ी तादाद में निकल आए और एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। आवामी लीग और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने बयान में कहा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने छात्रों की पार्टी एनसीपी की भीड़ को इस काम के लिए उकसाया
और वो 5 अगस्त की तरह ही बंगाली पहचान के केंद्र तुंगीपारा में बंगबंधु के समाधि स्थल को ध्वस्त करने के इरादे से गोपालगंज मार्च के बैनर तले लामबंद हो गए, भीड़ जमा कर ली। इस दौरान गोपालगंज के बहादुर लोगों ने आंसू गैस, गोलियों और दमन का सामना किया और बंगबंधु की समाधि की रक्षा की। जानकारी के मुताबिक बाद में एनसीपी के नेताओं ने रैली स्थल पर पहुंचकर एक रैली भी की और एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम और हसनत अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने खुले तौर पर मुजीब की विरासत कहे जाने वाले प्रतीकों को, निशानियों को ध्वस्त करने की कसम खाई। नाहिद इस्लाम ने यह भी कहा कि अगर उनकी रैली पर हमले के मामले में न्याय में करने में देरी हुई तो एनसीपी खुद गोपालगंज को मुजीबवाद से आज़ाद कराने के लिए वापस आएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी का गठन इसी साल 28 फरवरी को हुआ था, जिसका नेतृत्व नाहिद इस्लाम नाम का एक छात्र नेता कर रहा है। नाहिद इस्लाम और उसकी पार्टी बांग्लादेश को मुजीबवाद से मुक्ति का नारा देते हैं ये लोग। तो अब आप समझ गए होंगे कि गोपालगंज हिंसा की असली वजह क्या है। लेकिन शेख मुजीब की निशानियों के साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1971 में भी पाकिस्तानी सेना ने गोपालगंज में उनके पुश्तैनी घर को जला दिया था। बस तब पाकिस्तानी सेना थी और आज मोहम्मद यूनुस की सरकार है। आइए सुनते हैं अपने पुश्तैनी घर को जलाए जाने के बाद तब 1971-72 में शेख मुजीब ने क्या कहा था। Yes, that is my birthplace, you know, Your in a birthplace, village, yes, where I have born in the house, in Tungipara village, Gopalganj subdivision, in Firozpur district, I see. where I have born. And the house I have born, they have burnt. By Pak Army. Pak Army. When Because- my father was living there with my mother. My father's age was 90, my mother's age was 80. They dragged them from the house and burnt whole house and the properties and killed about 6 people in front of my old father. तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान शेख मुजीब की प्रतिमा गिराने से लेकर बांग्लादेश की मुद्रा टका से बंगबंधु की तस्वीर हटाने तक और अब उनकी कब्र को जिस तरह से मिटाने का प्रयास किए जाने की बात सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार के सभी अंग बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और उनकी पहचान को मिटाने पर तुले हुए हैं। करीब 1 साल पहले जब पिछले साल 5 अगस्त को आवामी लीग की शेख हसीना की सरकार को जबरन हटाया गया और उन्हें जान बचाकर मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद से बंगबंधु शेख मुजीब की पहचान मिटाने का खेल लगातार जारी है। ढाका का वो मंजर तो पूरी दुनिया को याद होगा जब प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ डाला था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि शेख मुजीब बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अगुआ थे, राष्ट्रपिता थे। उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। इसलिए जब इस तरह की हरकत हुई तो पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन 8 अगस्त 2024 को जब मोहम्मद यूनुस ने छात्र समूह के समर्थन से अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभाला, उसके बाद से अंतरिम सरकार का हर फैसला शेख मुजीब की पहचान मिटाता दिखाई दिया है। इस साल फरवरी में बंगबंधु संग्रहालय पर भी हमला किया गया। ये वही स्थान है जहां शेख मुजीब का ये ऐतिहासिक आवास था, जहां पर 1975 में शेख मुजीब की हत्या भी हुई थी और बाद में इस जगह को संग्रहालय में बदल दिया गया था। इसे भी शेख मुजीब की विरासत के केंद्र पर हमला माना गया। इसी कड़ी में पिछले महीने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने पुराने नोटों से बंगबंधु की तस्वीर भी हटा दी। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक ने जून महीने में नए डिजाइन के साथ जो नोट जारी किए, जो मुद्रा जारी की, जो करेंसी जारी की, उन नोटों पर, उन करेंसी पर देश के संस्थापक राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता बंगबंधु मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख मुजीब की से जो राष्ट्रपति का दर्जा उन्हें जो मिला हुआ था उसे छीन लिया। अंतरिम सरकार ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी परिषद अधिनियम में संशोधन किया और स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा को बदल दिया और इस संशोधन के तहत बंगबंधु बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं रहे। तो यह है बंगबंधु की पहचान मिटाने की दिशा में बड़े कदम
खराब कदम, गलत कदम जो यूनूस सरकार ने अब तक उठाए। तो अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही लगातार शेख मुजीब से जुड़ी निशानियों पर हमला किया गया। ढाका में उनकी मूर्ति को तोड़ा गया और कई सार्वजनिक स्थानों पर लगी नेम प्लेट को भी हटा दिया गया। आइए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पिछले साल अगस्त के बाद से बांग्लादेश में किस तरह से शेख मुजीब की निशानियों को मिटाने की कोशिश हुई है। देखिए, अगस्त 2024 में ढाका के विजय सरणी इलाके में स्थित शेख मुजीब की जो आदमकद प्रतिमा थी उसे प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। ये प्रतिमा आवामी लीग सरकार ने 2020 में स्थापित की थी। शेख हसीना को ढाका से बेदखल किए जाने के ठीक 6 महीने बाद 5 फरवरी 2025 को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने धान मंडी में हाउस नंबर 32 जिसे कहा जाता है वो बंगबंधु स्मारक जिसमें बना हुआ है उसे जमींदोज कर दिया और तब पुलिस जो वाले थे वो तमाशबीन बने रहे। मतलब जो दंगाइयों की हरकत को सरकार का किस तरह से समर्थन मिल रहा था आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की आज़ादी और बंगबंधु से जुड़े दिनों की 8 सरकारी छुट्टियां भी रद्द कर दी। इनमें शेख मुजीब का जन्म दिवस 17 मार्च भी शामिल है। शेख मुजीब की हत्या की स्मृति में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त 1972 के संविधान की स्मृति में मनाया जाने वाला 4 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस और 7 मार्च को शेख मुजीब के ऐतिहासिक भाषण का दिन जो है, ये सब पर जो छुट्टी होती थी उसे बंद कर दिया गया। और इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार ने 1971 के मुक्ति संग्राम पर भी जो पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता था उसे संशोधित कर दिया गया, उसके कई हिस्सों को हटा दिया गया। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पुस्तक बोर्ड ने जो बदलाव किए हैं उसमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शेख मुजीब की भूमिका को या तो हटा दिया गया या फिर बहुत छोटा कर दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व को बहुत कम रूप में, बहुत छोटे रूप में दर्शाया गया है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में सभी स्थानों से बंगबंधु शेख मुजीब की यादों को मिटा देने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसके पीछे की मंशा अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश की शासन व्यवस्था पर अब पूरी तरह से मजहबी कट्टरपंथ मतलब पाकिस्तानी मानसिकता, पाकिस्तानी सोच हावी नजर आ रही है और मुल्क को लगभग उसी मुकाम पर पहुंचा दिया गया है जहां वो 1971 के मुक्ति आंदोलन के पहले हुआ करता था। इसकी वजह यह है कि जिस बांग्ला राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर बांग्लादेश खड़ा किया गया था, अब उसके आधार को एक एक करके गिराया जा रहा है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि बांग्लादेश निर्माण के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने साफ कर दिया था कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा, क्योंकि वो खुद इन आदर्शों में यकीन रखते थे। आप भी सुनिए, 10 जनवरी 1972 को बंगबंधु ने दिल्ली के रामलीला में जनसभा को संबोधित करते हुए किस तरह का बांग्लादेश बनाने का सपना देखा था। আমরা আশা করি আজ জানেন বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে। আমি সমস্ত সকল প্রকার সাহায্য সহানুভূতি আশা করি এবং এও আশা করি যে দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক যে মানুষ আছে তারা এগিয়ে আসবে আমার মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে, আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শে এত মিল কেন? আমি বলি এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্ব শান্তির মিল। तो सुना आपने, बंगबंधु शेख मुजीब बांग्ला राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के कितने बड़े पैरोकार थे। लेकिन बांग्लादेश में शेख मुजीब की विरासत को कमजोर करने या मिटाने के कोशिशों की एक लंबी कहानी है। शेख मुजीब ने बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और आज़ाद बांग्लादेश के पहले वो प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश जब बना तो उसने बांग्ला राष्ट्रवाद और सेकुलर गणतंत्र को अपनाया। शेख मुजीब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फैसला किया था कि एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता में होगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी धड़ों पर बैन लगाया गया था उस दौर में, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 में और ये पाकिस्तान परस्त थे, इसलिए इन लोगों पर बैन लगा दिया था शेख मुजीब ने। लेकिन 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की हत्या कर दी गई और सैन्य तख्ता पलट हो गया। उसके बाद उनकी विरासत को मिटाने, बदनाम करने और भुला देने की एक सोची समझी
साजिशें रची गई। सबसे पहला हमला हुआ बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता पर, जो शेख मुजीब की सबसे बड़ी विरासत थी। सैन्य तानाशाह जिया उर रहमान ने, जो बेगम खालिदा जिया के पति थे, उन्होंने 1977 में बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया। फिर कट्टरपंथी मजहबी पार्टियों पर लगी पाबंदी भी हटा ली। 1988 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तो इस्लाम को बांग्लादेश का राजकीय धर्म ही बना दिया। हालांकि 2009 में जब शेख हसीना के नेतृत्व में आवामी लीग की सरकार आई तो 2011 में संविधान में फिर से धर्मनिरपेक्षता को शामिल कर दिया गया और बांग्लादेश की संविधान है उनका, उसके अनुच्छेद 12 में कहा गया कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और दूसरे धर्म के लोगों को भी बराबरी का अधिकार हासिल है। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कई सुधार आयोगों का गठन किया था। इसमें एक संवैधानिक सुधार आयोग भी था और इस आयोग ने फिर से बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने की सिफारिश की है। वजह भी साफ है, मोहम्मद यूनुस की सरकार को कट्टरपंथी संगठन जमायत इस्लामी का भी समर्थन हासिल है और ऐसे में यह साफ होता जा रहा है कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश अब बांग्ला राष्ट्रवाद से मजहबी कट्टरपंथ की ओर बढ़ गया है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों और विरासत को मिटा रही है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी यादों को ही जड़ से खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि अंतरिम सरकार ने अपने सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को पूरी तरह से मिटाने की कसम खा रखी है। पिछले महीने ही बांग्लादेश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर को भी दंगाइयों ने तोड़ डाला था। हैरानी की बात है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव की एक रचना अमार सोनार बांग्ला ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है, लेकिन दंगाइयों ने उन रविंद्रनाथ टैगोर के घर को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो बांग्लादेश में इस कदर जंगल राज है। तो आज पूरा सच में इतना ही, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।